नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। हम लोग यहाँ पर आज 31 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो पहला ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला आप लोग के लिए, ठीक है। स्टार लगाएंगे आप लोग इस पर। गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसकी घोषणा अभी तक मतलब हो चुकी है। इस बार कौन होने वाले हैं? तो उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा होने वाले हैं। इन दोनों का संबंध किस चीज़ से है? यूरोपियन यूनियन से है। इसको ध्यान रखना है आप लोग को। तो मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन है, ठीक है। कौन है ये? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर। और वहीं पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हैं एंटोनियो कोस्टा। इन दोनों को इस बार इनवाइट किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी मतलब भारत के 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, कि पहली बार किसी देश के जो हेड होते हैं मतलब पीएम या प्रेसिडेंट, उसके अलावा किसी को बुलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पहली बार है जब भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख के बजाय किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूरोपियन संघ के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है। सहयोग की बात करेंगे तो यह आमंत्रण भारत यूरोपीय संघ संबंधों में बढ़ते रणनीतिक सहयोग और साझेदारी को दर्शाता है। समिट की बात करेंगे तो यहाँ पर सब लोग आ ही रहे हैं। साथ ही में आपको यूरोपियन यूनियन जो है EU, इसमें टोटल 27 देश शामिल हैं, ठीक है। 27 देश शामिल हैं। तो ये जो 2 लोग आ रहे हैं उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा, इनके साथ साथ इन 27 देशों के जो एक रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर एक समिट होने वाला है। कौन सा समिट है? तो भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन। तो वो भी यहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है उसके पीछे। अच्छा, इसके भारत में मतलब फ़ायदा क्या है इसमें? तो जो फ्री ट्रेड होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये भारत का इसमें फ़ायदा होने वाला है, ताकि हम लोग कोई वहाँ पर अगर सामान बेचते हैं जाके यूरोप या खरीदते हैं, टैरिफ जो होता है वो कम से कम लगे। ये इसका मेन मुद्दा होने वाला है। बाकी ये होने वाले हैं चीफ गेस्ट, इसको ध्यान रखें आप लोग, उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं हम लोग। यूरोपियन यूनियन सदस्य देश की बात करेंगे, कितने हैं इसमें? तो 27 हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। ये ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम में स्थित है। अच्छा, 26 जनवरी की भी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। जब पहली बार भारत में 26 जनवरी मनाया गया था, 26 जनवरी, ठीक है, रिपब्लिक डे, ये मनाया गया था जब पहली बार, तब इसके मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम जब ये मनाया गया था उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? उस समय सुकर्णो थे। कौन थे? सुकर्णो, जो कि प्रेसिडेंट थे कहाँ के? सुकर्णो कहाँ के प्रेसिडेंट थे? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के थे, इसको ध्यान रखना है। और अभी 2024 में जो मनाया गया था, सॉरी 25 में जो मनाया गया था लेटेस्ट वाला, ठीक है, वो किस नंबर का था? 76 नंबर का था। और उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबो सुबियांतो। कौन थे? प्रोबो सुबियांतो थे, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, ये भी कहाँ के थे? इंडोनेशिया के थे। इसको भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बात करेंगे अगर 26 जनवरी क्यों मनाते हैं भारत में, इसको क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार 26 जनवरी, ठीक है, 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया गया था। पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये मनाया गया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को ही 26 जनवरी मनाते हैं। ये इसके पीछे रीजन है। बाकी इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो CMS-03 इसका नाम है। तो अभी हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? CMS-03 इसका नाम है, ठीक है, जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है। ये भी नाम इसी का है, उपग्रह का नाम यही हो जाएगा, ठीक है। इसे 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, प्रक्षेपण यान की बात करें, किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल
LBM M3 से लॉन्च किया जाएगा। आप लोग कमेंट में छापिए कि LBM M4 से हम लोगों ने किस चीज़ को लॉन्च किया था। अच्छा, इसके वजन की बात करेंगे तो 4400 किलोग्राम इसका वजन है। प्रक्षेपण स्थल तो आपको पता है इसरो जो है कहाँ से लॉन्च करता है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो अपने मिशन को लॉन्च करता है। वहीं पर DRDO की बात करेंगे तो ये जनरली कहाँ से लॉन्च करते हैं, उड़ीसा के चांदीपुर से। कहाँ से? चांदीपुर से, तो ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व में पहली बार मृदा सुरक्षा के लिए प्रस्ताव 007 यानी 007 को किस संगठन ने अपनाया है? तो अभी हाल ही में इसको अपनाया है IUCN ने। किसने अपनाया है? IUCN ने। तो यह प्रस्ताव इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा आबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान अपनाया गया है। प्रस्ताव की बात करेंगे तो 007 को मृदा सुरक्षा कानून इसके रूप में भी जाना जाता है और यह दुनिया का पहला मॉडल कानूनी ढांचा है। ठीक है, मृदा की सुरक्षा के लिए पहली बार कोई कानूनी प्रस्ताव को यहाँ पर इसको अपनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इस प्रस्ताव को सेव साइल ईसा आउटरीच और अमेरिका में पेस यूनिवर्सिटी के ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडीज द्वारा सह प्रायोजित किया गया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो इसके उद्देश्य मिट्टी की सुरक्षा को खाद्य प्रणालियों, जल आपूर्तियों, जैव विविधताओं, ठीक है, और जलवायु लचीलेपन के लिए केंद्रित मानते हुए एक वैश्विक कानूनी ढांचा तैयार करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में 92 वर्ष की आयु में कौन फिर से चुने गए हैं, जिससे वह दुनिया के सबसे बुजुर्ग कार्यरत राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये चुने गए हैं पॉल बिया। कौन चुने गए हैं? पॉल बिया चुने गए हैं, जो कि कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। वर्तमान में मतलब इतना उम्र के होने के बाद, कितनी उम्र है इनकी? 92 वर्ष। इस उम्र में भी अभी ये क्या है? राष्ट्रपति बने हैं और ये फिर से चुने गए हैं, पहले भी यही थे। ये 82 साल जो था ना, तभी से ये बने हुए हैं लगातार यहाँ पर। 1982 कब से हैं ये? तो 1982 से लगातार यही राष्ट्रपति यहाँ के हैं। तो हाल ही में कैमरून के 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पॉल बिया है। ठीक है, उन्हें अक्टूबर 25 में हुए चुनाव में 8वीं बार राष्ट्रपति चुना गया है। कार्यकाल की अवधि की बात करेंगे तो पहली बार यह 1982 में राष्ट्रपति का पद संभाला था इन्होंने। उनका शासन 40 साल से अधिक समय से जारी है, लगातार यही बन रहे हैं। तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप टाइप की चीज़ें हैं, इसलिए यही जीतते हैं। विवाद की बात करेंगे, इस चुनाव को लेकर विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया है और चुनाव परिणाम के बाद देश में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड के रांची में हुए सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 20 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो भारत है ये पहले स्थान पर। तो आयोजन कहाँ हुआ इसका? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में हुआ है। इस बार यह 4th नंबर का एडिशन था। भारत के प्रदर्शन की बात करेंगे, भारत ने कुल 58 पदक जीते हैं, जिसमें 20 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, और 20 क्या है? सिल्वर मेडल भी हैं, रजत पदक, और 18 क्या है? कांस्य पदक हैं। टोटल हो गए कितने? 58। तो पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। वहीं पर हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की, तो 16 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल के साथ ये दूसरे स्थान पर है। नेपाल वहीं पर तीसरे स्थान पर, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का कौन सा एडिशन स्टार्ट हुआ है? 7वें नंबर का है इस बार ये। तो यह हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का 7वां एडिशन है, जो भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, मानिक शाह सेंटर में। 28 लेकर 30 अक्टूबर तक ये चला। मेजबान की बात करेंगे तो कौन करवा रहा है इसको? तो भारतीय नौसेना नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन NME के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। इस बार का विषय की बात करेंगे, समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और क्षमता संवर्धन। ये इसका क्या जाएगा? इस बार का थीम है इसका। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? इस संवाद का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, कूटनीति सहयोग और सतत विकास से संबंधित समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करना। अगला कि हाल ही में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लवणता यानी सैलिनिटी सम्मेलन 3.0 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो गोवा के CCARI
ओल्ड गोवा में इसका आयोजन किया गया है। तो पहली बार इसका आयोजन गोवा में हुआ है, ठीक है। सैलिनिटी समिट 3.0 का आयोजन हुआ है। अच्छा, CCARI इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। यह 29 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक चलने वाला है। इस बार का टैगलाइन कह लें, थीम कह लें, क्या है? तो बी केयर, क्या हो जाएगा? बी केयर, ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? तो वर्ल्ड वाइड एफर्ट ऑन कटिंग एड्ज अप्रोचेज फॉर रीस्टोरिंग सलीन इकोसिस्टम, इसका थीम है। उद्घाटन किसने किया है इसका? तो इसका उद्घाटन किया है ICAR नई दिल्ली के उप महानिदेशक, ठीक है, डॉक्टर AK नायक ने। बाकी उद्देश्य की बात करेंगे तो इस सम्मेलन का उद्देश्य है मृदा और जल की लवणता की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करना, जो कृषि उत्पादक और खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 वाला कब मनाया गया है? तो आज ही मनाया जा रहा है, ये 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, ये 31 अक्टूबर। तो समारोह 31 अक्टूबर 25 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 2014 में भारत सरकार द्वारा यह सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ताकि उनके योगदान को सम्मानित किया जा सके। अच्छा, विशेष आयोजन की बात करेंगे, इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर केवड़िया में जो स्थित है, इसमें एक भव्य परेड और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। सरदार पटेल की बात करेंगे तो ये भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? लौह पुरुष। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था, इसको ध्यान रखना है आपको। इस बार का थीम क्या है? तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत। उपाधि की बात करेंगे तो भारत के लौह पुरुष की उपाधि इनके पास है। वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे, इसको ध्यान रखना है। सबसे बड़े योगदान की बात करेंगे अगर उनकी, तो उनका सबसे बड़ा योगदान है कि 565 से अधिक रियासतें जो हैं, भारत जो है पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, मतलब रजवाड़े थे। टोटल कितने थे? 565। इनको भारत में मिलाने का जो कार्य किया सरदार पटेल जी ने ही किया था। विशेष सम्मान 31 अक्टूबर 18 को उनकी 150वीं जयंती पर गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था, जो दुनिया की सबसे ऊंची, सॉरी ये सही लिखा हुआ है, 143 जब इनका जन्मदिन था तो उसी समय ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है गुजरात के केवड़िया में, ठीक है, साधु बेट द्वीप पर ये बना था। इसको आपको ध्यान रखना है। उस समय 143 नंबर का ये इनका हैप्पी बर्थडे था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रोकीपीडिया नामक AI संचालित विश्वकोश मंच को किसने लॉन्च किया है? विश्वकोश मंच का मतलब क्या हो जाएगा? AI पावर्ड इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं उसे, जिसे विकिपीडिया होता है उस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? XAI, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये जो विकिपीडिया नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे, उस पर तमाम चीज़ पढ़ते होंगे खुद, उसमें हम लोग विकिपीडिया जो होता है उस पर खुद लिख भी सकते हैं, तो उसी का ये बेहतर वर्जन कह सकते हैं इन्होंने निकाला है, ठीक है। विकिपीडिया में जो कुछ किसी ने भी लिख दिया एज इट इज रह जाता है। इनका जो है वो AI एफिलिएटेड है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई गलत बात लिखा जाएगा तो खुद ही अपडेट कर देगा उस चीज़ को, ये उसमें बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो XAI एलन मस्क द्वारा स्थापित एक AI कंपनी है। नाम क्या है इसका? ग्रोकीपीडिया, ठीक है। अच्छा, इनका जो एक वो चैटबॉट लॉन्च हुआ था AI वाला, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम ग्रोक था। अच्छा, यह एक AI संचालित ऑनलाइन विश्वकोश होने वाला है, इंसाइक्लोपीडिया, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ढेर सारी कंपनियों के मालिक हैं ये, टेस्ला हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी है इनका न्यूरालिंक हो जाएगा मेडिकल वाला। उसके बाद स्पेस एक्स तो इनकी है ही है, तो ये ढेर सारी कंपनियां हैं। ट्विटर भी इन्होंने खरीद लिया है एक्स नाम से। अगला है कि हाल ही में पेपरलेस विधानसभाओं के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीबा पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो आयोजन संसद भवन एनेक्सी नई दिल्ली को 30 अक्टूबर को हुआ है। ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन की बात करेंगे, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया है। उद्देश्य की बात करेंगे तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों विधानसभाओं को डिजिटल बनाने की प्रगति की समीक्षा करना, वन नेशन वन एप्लीकेशन के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि 76 नंबर के जिले के रूप में घोषित किए गए नए जिले का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के नए जिला बना 76 नंबर का, उसका नाम क्या रखा गया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और कंटेंट से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है
तो और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसको, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। बाकी कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं मुझे कि क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ आप लोग के लिए। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।